और अहम मामलात के लिए इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था। इस बार मैंने अव्वल खान के हाथ से ऑपरेटर्स ले लिया और अंग्रेजी में बराह रास्त रास अलमेडा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दरिंदे और खुद गर्ज हो। तुमने फरार होते हुए महज अपनी जात का पर्दा रखने के लिए अपने इन सफेद फाम वफादारों को भी हलाक कर दिया जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगाते रहे। तुमने अपने जख्मियों और मुर्दों की परवाह किए बगैर इमारत में पेट्रोल छिड़क कर इन सबको सिर्फ इसलिए नजर आतिश कर दिया कि तुम इस इमारत से बहुत से सबूत जाया करना चाहते थे। इस वक्त ये मकामी गद्दार कुत्ता ये समझकर तुम्हारे तलवे चाट रहा है कि इसे तुम्हारी वफादारियों का कोई बड़ा इनाम मिलेगा। इससे यह मालूम नहीं है कि बुरा वक्त आने पर तुम इसे खुद अपने हाथों से ज़िबा करने की सलाहियत रखते हो। इस बार तुम बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं पाताल में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगली बार तुमसे मेरा सामना हुआ तो वो फैसला कुन होगा। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। ओवर। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन ऑपरेटर्स पर सन्नाटा छाया रहा। बेनाम रेडियाई लहरों के धीमे धीमे शोर के सिवा इस पर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तुमने इसके आदमियों को बगावत पर उकसाने वाली बातें छेड़ दी थी। अव्वल खान ने काफी इंतजार के बाद जुबान खोली। मालूम होता है कि इसने तुम्हारी इस जहर अफशानी से अपने हमदर्द को महफूज रखने के लिए दरमियान ही में किसी वक्त अपना स्कैनर बंद कर दिया था। अब वो किसी मकामी के जरिए हमें ललकारने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने जहर खंद के साथ कहा, तुम इससे इसी की जुबान में बात करनी जानते हो। अव्वल खान ने चाय का एक घूंट लेकर हंसते हुए कहा, इस किस्म की चालों से अपने हरीफ को बेबसी के एहसास में मुब्तला करना मेरे बस से बाहर है। खरीफ ही नहीं, डैनीबाज औकात अपनी बातों से अपने हलीफों तक की हड्डियां सुलगा देता है। वीरा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मुझे उसके साथ रहते हुए कई बार ऐसे तल्ख तजुर्बात से गुजरना पड़ा है। मैंने चुपती हुई नजरों से वीरा को घूरा, फिर अव्वल खान से मुखातब होकर कहा, अब मेरा ज़हन एक और ही रास्ते पर काम कर रहा है। मेरी दुआ है कि मेरा यह अंदाजा गलत साबित हो, वरना हम मारे जाएंगे। अब तुम्हें क्या सूझ रही है? इशारों खनाइयों की बजाय खुलकर बात किया करो। वीरा बोली, दरमियान में फिक्रे उचकने की कोशिश ना करो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं ये कह रहा था कि मुझे रास अलमेडा का रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर वाला किस्सा भी सरासर बेबुनियाद मालूम हो रहा है। क्या इसका हमसे बात करना इसके दावे का ठोस सबूत नहीं है? हरगिज़ नहीं। मैंने संजीदगी से कहा, इसने हमें फ्रीक्वेंसी स्कैनर की कहानी में उलझा दिया है, लेकिन दर हकीकत वो इसी किस्म का ऑपरेटर्स हासिल करने में कामयाब हो चुका है। अव्वल खान का चेहरा धुआं हो गया और उसने ससराती आवाज में पूछा, मगर उसके पास STF का ये मखसूस ऑपरेटर्स कहां से आ गया? कोई गद्दार है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें उसको तलाश करना होगा। इसीलिए मैं अपने अंदाजे की गलती साबित होने की दुआ कर रहा था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर यह इम्कान कभी हो जाता है कि स्पेशल टास्क फोर्स की सफों में एक मरतबा फिर कोई अल्बर्टू घुस आया है और उसी ने फोर्स का ऑपरेटर्स चोरी करके रास अलमेडा तक पहुंचा है। नहीं। अव्वल खान के दहाने से एक बेसाख्ता मायूसाना आवाज बरामद हुई, यह नहीं हो सकता, यह नहीं होना चाहिए। अगर अब हमारे फिर दरमियान कोई काली भेड़ घुस आई है तो मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकूंगा। मुझे अफसोस है, मैंने एक तल्ख इम्कान की निशानदेही की है, लेकिन हम शुतर मुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर मौत या तूफान को नहीं टाल सकते। हमें हालात का सामना करना पड़ेगा। अव्वल खान कोई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम खुद कह रहे हो कि यह तुम्हारा अंदाजा है। तुमने किस बुनियाद पर यह होलनाक राय कायम की है? अगर तुम याद करो तो रास अलमेडा हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने के बाद से लेकर हेलीकॉप्टर में फरार होने तक ऑपरेटर्स पर किसी वक्फे के बगैर बात करता या सुनता रहा था। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट होने की आवाज ऑपरेटर्स पर भी सुनी थी। इसका स्कैनर अगर वजूद रखता है तो इतना मुख्तसिर हरगिज नहीं हो सकता कि रास अलमेडा उसे अपने साथ लिए फिरता रहे। मैंने फ्रिक्वेंसी पकड़ने और जाम करने वाले जिन जंगी आलात के बारे में पढ़ा या सुना है वो काफी बड़े होते हैं और किसी एक जगह या गाड़ी में नस्ब होते हैं। इनके लिए मुसलसल बरकी ताकत की फराहमी भी जरूरी होती है। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान ने तोफीमी अंदाज में मुझे लुकमा दिया। अगर रास अलमेडा ऐसे ही किसी स्कैनर को इस्तेमाल कर रहा है तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो अपनी जगह बदल बदल कर हमसे बात करता रहा और जब इंजन स्टार्ट हो गया तो उस स्कैनर को अपने साथ लेकर पल भर में हेलीकॉप्टर से फरार हो गया? एक उलझा हुआ सवाल है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि वो ऑपरेटर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में से कोई भी रेडियाई मवासलात का माहिर नहीं है। वीरा ने फौरन कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वो करीने कयास होने के बावजूद एक आम सा अंदाजा है। चंद बरसों में मवासलात के मैदान में हैरतनाक तरक्की हुई है। हो सकता है कि वो कुछ जदीद तरीन स्कैनर इस्तेमाल कर रहा हो जो साइज में बहुत छोटा और वजन में हल्का हो। बिल्कुल हो सकता है, मैंने फराग दिली से एतराफ़ किया, लेकिन उसकी तस्दीक जरूरी है। मैं आर्मी सिग्नल कोर या नेवल रेडार ऑफिस से ये मालूमात हासिल कर सकता हूँ। अव्वल खान ने कहा, फिर इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, कोई बड़ा नुकसान उठाने से पहले हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि STF में कोई गद्दार मौजूद है या नहीं। इसका इन्हिसार तुम्हारी हासिल की हुई मालूमात पर होगा। मैं अपने मौजूदा उलझनों से फारिग होते ही काम शुरू करता हूँ। बातों में उलझ कर तुम यहाँ बैठे रह गए हो। ऐसा ना हो कि मेजर गौस तुमसे पहले वहां पहुंच जाए और बेचारा अल्फा बेबसी का शिकार हो जाए। अचानक सुल्तान शान उसे याद दिलाया और हड़बड़ा कर उठ गया। मैं चलता हूँ, कोई खबर मिल गई तो फोन पर बता दूंगा, वरना शाम को इधर आऊंगा।
ये कहकर अव्वल खान सुरात से वहां से निकलता चला गया। उसके पास अपनी सवारी नहीं थी, इसलिए वो हमारी गाड़ी की चाबी अपने साथ लेता चला गया था। शाम को हमारी गाड़ी बहरहाल वापस मिल ही जानी थी। मैं मुसलसल एक फिक्र अंगेज ख्याल में उलझा हुआ हूँ। अव्वल खान के चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने कहा, बाज़-औक़ात कुदरत इंसान की जुबान से निकली हुई किसी बात की ऐसी गिरफ्त करती है कि हालात और वाक़यात के बिल्कुल बरअक्स इंसान का कहा हुआ एक ठोस हकीकत बन जाता है। जिस इंसान का कहा हुआ हकीकत का रूप धारने लगे वो दरवेश कामिल कहलाने लगता है। इस वक्त तुम किसको इस दर्जे पर पहुंचाने की फिक्र में लगे हुए हो? वीरा ने तंजिया पूछा। आप दोस्त वाले चुराहे पर तुम कार में बैठी नशे से ऊँघ रही थी। सुल्तान शाह उसे तुर्की बतुर्की जवाब देने में कभी भी नहीं चूकता था। वो वीराई के लहजे में कह रहा था। अव्वल खान ने वहां ब्रीफिंग देते हुए ऑपरेटर्स के मोहतात इस्तेमाल का मशवरा देते हुए यह अंदेशा जाहिर किया था कि हरीफ जदीद मुवासलाती सहूलतों से लैस होने की वजह से रेडियाई गुफ्तगू सुनने का अहल हो सकता है। और देख लो कि आखिरकार यही कुछ हो रहा है। उसके कहने पर मुझे याद आया कि इस खतरे की बुनियाद का अव्वलीन इजहार अव्वल खान की जुबान से हुआ था, मगर वो खुद भी शायद अपनी कही हुई बात को सिरे से भूल चुका था। अव्वल खान तुम्हारी तरह हर काम कुदरत को सौंप कर ऐश करने वालों में से नहीं है। वीरा ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। वो अमली आदमी है। जो शख्स अपने काम से पूरा इंसाफ करता है उसे आने वाले खतरा साफ नजर आने लगते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें तो कोई खतरा भी नहीं सूझता होगा। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं अपनी लंबी तान का सोऊंगा। मैं अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। सोने से पहले उसे उसके कमरे बल्कि पिंजरे में बंद कर दो ताकि ये मेरे मुंह न लगे। उसने ज्यादा बकबक की तो मैं इसे बालकनी से नीचे फेंकने में दुरेग नहीं करूंगी। वीरा ने गुस्से से कहा, तुम्हारे मुंह लगा तो शराब के भभकों से मेरा दिमाग उठ जाएगा। सुल्तान शाह का लहजा तमस्खरा ना हो क्या? नशे की झोंक में एक चूहा भी शहर भर में बिल्ली को ढूंढता फिर रहा था। तो मुझे फेंक देने का दावा कर रही हो तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। यह होता रहता है। मैं इस वक्त उनकी तकरार से माजूज होने के मूड में नहीं था। दोनों की तरफ हाथ लहरा कर ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ चल दिया। गजाला मेरे साथ हो रही, जिस्म पर शदीद तकान और ज़हन पर कोफ्त सवार थी। मुझे रह रहकर मुहिम की नाकामी पर झुंझलाहट महसूस हो रही थी। इस वक्त मेरी बिल्कुल वही कैफियत थी जो हाथ आई हुई बड़ी मछली फिसल जाने पर किसी शिकारी की होती है। गजाला ने मेरे बालों में अपने नर्म और गुदाज उंगलियां फेरनी शुरू की तो थोड़ी ही देर में नींद ने मुझे आ लिया। दिन की नींद कितनी भी तवील और गहरी हो, रात की बेख्वाबी का अजाला नहीं कर सकती। वैसे भी रात को जाग कर दिन में सोना कानून कुदरत से लड़ने के मुतरादिफ होता है और ऐसा करने वाले हमेशा खिसारे में रहते हैं। इसका अंदाजा मुझे यूं हुआ कि जब मैं शाम के 4 बजे बेदार हुआ तो थकान दूर होने के बजाय मेरे पूरे बदन में मीठा मीठा दर्द लहरें ले रहा था। मैंने करवट ली तो गजाला गायब थी। शायद वो मुख्तसिर सी नींद लेकर ही करके कामों में मसरूफ हो गई थी। मैं गुसलखाने में घुस गया और पूरा शावर खोलकर नहाने के लिए खड़ा हो गया। जब देर तक ठंडे और नीम गर्म पानी की तेज धारें बदन पर पड़ती रहीं और खोपड़ी पर पड़ती रहीं तो मुझे कुछ सुकून मिला और मैं शेव वगैरह करने के बाद गुसलखाने से बाहर आ गया। बाहर सन्नाटा था। गजाला ड्राइंग रूम में बैठी टेलीविजन देख रही थी। दोपहर में आपके लिए अव्वल खान का फोन आया था। मुझे देखती ही गजाला ने कहा, वो क्या कह रहा था? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मेरा ज़हन फौरन ऑपरेटर्स की तरफ गया था। वो वीरा से बात करता रहा था। तफसीलात उसी को मालूम होगी। उसने जवाब दिया, ये दोनों कहाँ हैं? सुल्तान शाह कहीं से एक शतरंज उठा लाया है और वीरा के कमरे में है। दोनों खेल में मुनहमिक हैं। गजाला ने मुस्कुराते हुए इंकिशाफ किया और मैं इस इनकलाब पर हैरान रह गया। हम सोने के लिए गए तो वो दोनों लड़ रहे थे और अब इकट्ठे शतरंज खेल रहे हैं। यही होता है। गजाला के होंठों पर मानी के तबस्सुम फैल गया। सबके सामने वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तन्हाई मुयस्सर आ जाए तो शीरो शक्कर हो जाते हैं। दोनों ही बेचारे अपनी अपनी जात में अकेले हैं। वह हम दोनों को एक कमरे में यकजात देखकर और भी कुड़ते होंगे। मैंने हंस कर कहा, कभी कभी तो मुझे भी इन पर रहम आने लगता है। समझ में नहीं आता कि इनका क्या बनेगा। इनके हाल पर छोड़ दें, वो खुद ही अपनी अपनी राहें निकाल लेंगे। आओ जरा देखते हैं कि वो अंदर घुसे क्या कर रहे हैं। मैंने उसे दावत दी। गनीमत यह था कि उनका कमरा मुकफ्फिल नहीं था। मैंने हैंडल घुमाया तो सामने एक दिलचस्प मंजर नजर आया। खिड़कियों के सारे दबेज पर्दे खिंचे हुए होने की वजह से कमरे में रात उतरी हुई महसूस हो रही थी। फिजा में हल्की एयर कंडीशन की वजह से खुशगवार खुनके रची हुई थी। कमरे की तारीकी को दूर करने के लिए वीरा के सराहने धीमी रोशनी वाला सिर्फ एक साइड लैंप रोशन था। वीरा बाएं पहलू के बल सर हथेली पर टिकाए अपनी मसहरी पर दराज थी। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में सिगरेट सुलग रहा था। सुल्तान शाह उसके मुकाबले कुर्सी पर आगे झुक कर बैठा हुआ था। इन दोनों के दरमियान रखी हुई मेज पर शतरंज जमी हुई थी। इसी के बराबर में एश ट्रे और स्काच का दमकता हुआ गिलास रखा हुआ था और इन दोनों की नजरें शतरंज के मोहरों पर मरकूज थी। खूब। गजाला अंदर घुसकर गहरे गहरे सांस लेते हुए बोली, यहाँ तंबाकू और अल्कोहल की इतनी तेज बू रची है कि मैं ज्यादा देर यहाँ रुकी तो मेरा सर चकराने लगेगा। वो दोनों ही चौंक कर हमारी तरफ मुतवज्जा हुए। मुझे देखकर सुल्तान शाह ने बुखलाकर अपनी कुर्सी छोड़ दी और खिफत अमेज हंसी के साथ बोला, वीरा बहुत अच्छी शतरंज खेलती है। तुम खेलोगी? बाहर एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हो और दूसरों को परेशान करते हो और बंद कमरे में ये खरमस्तियां होती हैं। मैंने आंखें निकाल कर कहा। गजाला मेरे बोलने से पहले ही वहां से रुखसत होकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। देखो, डैनी तो मैं गधा कह रहा है। वीरन मखमूर मुस्कुराहट के साथ उसे उकसाया। खरमस्तियां गधे ही करते हैं। डैनी ठीक कह रहा है। सुल्तान शाह अपना सर खुजाते हुए बोला, बाजुकात में वाकई गधा होकर रह जाता हूँ।
अव्वल खान क्या कह रहा था? मैंने सुल्तान शाह को नजरअंदाज करके खुश्क लहजे में वीरा से पूछा। पहले अपना लहजा दुरुस्त करो। वो अपने गिलास से एक घूंट लेकर बेपरवाही से बोली। बंद कमरे में शतरंज खेलना कोई जुर्म नहीं है जो तुम इतनी बरहमी दिखा रहे हो। बैठकर शराफत से बात करो। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है कि तुमसे बात की जाए या शराफत से। ये कहकर मैंने चुपते हुए आइजाना लहजे में अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे तुम अव्वल खान की गुफ्तगू से आगाह कर सको तो मैं उम्र भर तुम्हारा ममनून रहूंगा। ये ठीक है। उठते हुए बोली। वो आर्मी सिग्नल कोर के किसी अफसर से तुम्हारी बात कराना चाह रहा था। वो एक आम मामला है, तुम्हें पूरा पसे मंजर मालूम होगा। मुझे बेदार कर दिया होता। अव्वल खान को पता चला कि तुम सो रहे हो तो उसने तुम्हें जगाने से मना कर दिया। इस किस्से में कुछ ऐसी बातें थीं जो अव्वल खान की समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर उसने खुद ही मामला निपटाने का फैसला कर लिया। मैं इन दोनों को छोड़कर बाहर आ गया। मैंने बारी बारी स्टेशन 4 और अव्वल खान के घर का फोन नंबर मिलाया, लेकिन वो दोनों जगहों से गायब था। उसकी बीवी ने बताया कि वो पिछली शाम को घर से निकलने के बाद वापस ही नहीं लौटा था, बस फोन करके अपनी मसरूफियत की इतला दे दी थी। मेरे पास ऑपरेटर्स भी था, लेकिन रास अलमेडा की मुदाखलत की वजह से मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुझे अंदाजा था कि रास अलमेडा की क़यामगाह पर जो कार्रवाई की गई थी वो गैर मामूली नौइयत की थी। वहां से गिरफ्तार किए जाने वाले और फरार होने वालों के खिलाफ कानूनी ज़ाब्तों के तहत कार्रवाई का काम खासा तवील और पुरपेश था, जिसमें अव्वल खान का मुलव्विस होना नागुज़िर था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि आतिश ज़दगी और हलाकतों के वाक़यात अव्वल खान की दुश्वारियों में मजीद इजाफा कर सकते थे। 6:15 बजे मेजर गौस का फोन आया। वो भी अव्वल खान की तलाश में था। मेरी आवाज़ पहचान कर उसने कहा, तुम्हारा असल शिकार तुम्हारे हाथों से निकल गया, मगर फिर भी तुम लोगों ने जो कुछ किया है उस पर तुम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। प्रेस में इन खबरों का मुकम्मल ब्लैकआउट करवाया गया, लेकिन शहर का हर छोटा बड़ा अफसर अव्वल खान की जुबान से पूरे वाक़यात सुनने पर कमर बस्ता है। शायद वो इसीलिए कहीं रिपोश हो गया। रिपोश हो गया, मैंने हर से कहा। जब कोई शख्स अपने सारे मुमकिन ठिकानों से गायब हो तो उसे रिपोश ही कहेंगे। इससे राब्ता हो तो बता देना कि मैंने उसकी मुश्किलात हल कर दी हैं। ये केस बराह रास्त मेरे महकमे की तहवील में आ गया है। सिविलियन हुकाम को इस मामले से बिल्कुल दूर रहने के अहकामात जारी हो चुके हैं। मेरा राब्ता हुआ तो मैं बता दूंगा। वो तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे फ़ोन कर ले। रिसीवर पर मेजर घोष का एक जानदार कहकर सुनाई दिया और फिर लाइन बेजान होगी। मैं रिसीवर क्रेडल पर रखने भी ना पाया था कि अचानक डोरबेल चीख उठी। मैंने उठने का इरादा किया, मगर मुझसे पहले सुल्तान शाह वीरा के कमरे से निकलकर दरवाजे पर पहुंच गया। सलाम की आवाज़ से इल्म हुआ कि आने वाला अव्वल खान था। मैं उसके इस्तकबाल के लिए उठ गया। वो अंदर आते ही थके अंदाज में सोफे पर गिर गया। एक गिलास पानी दो, आज मैं सारा दिन भाग भाग कर बुरी तरह थक गया हूँ। उसने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा। सुल्तान शाह उसके लिए पानी लेने चला गया। मेरे लिए अपने तजस्सुस और इज़्तिराब पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। मैंने उसके करीब बैठकर आहिस्ता से पूछा, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर वाले किस्से का क्या बना? तुम ठीक कह रहे थे, उसने चौंक कर कहा। वो लोग बहुत सी पेचीदा इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। तुमसे राब्ता न होने के बाद मैंने उन्हें असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। इनकी हतमी राय है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करने वाला कोई आला इतना हल्का फुल्का और खुदकार नहीं हो सकता कि एक आदमी इसे लेकर तेजी के साथ आज़ादाना नकलो हरकत कर सके। रास अलमेडा यकीनी तौर पर कोई ऑपरेटर से इस्तेमाल कर रहा है। अव्वल खान के इस इंकिशाफ ने मेरे जहन को सुन करके रख दिया। वो जो कुछ बता रहा था उससे एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि स्पेशल टास्क फोर्स की फौलादी सफ़ों में एक मरतबा फिर शगाफ पड़ चुका था, और इस बार इस शगाफ के उस पार रास अलमेडा का शैतानी चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। इसका मतलब है कि STF का कोई ऑपरेटर रास अलमेडा की तहवील में चला गया है। मेरी खामोशी पर वीना ने मुतजस्सिसाना लहजे में अव्वल खान से सवाल किया। इस बारे में वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। अव्वल खान ने सुल्तान शाह के हाथ से पानी का गिलास लेकर धीरे से कहा। वो कई इम्कानात की बात कर रहे हैं, मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वो न जाने कब से प्यासा था कि अपनी बात पूरी करते ही गिलास मुंह से लगाकर खाली करता चला गया। इन चंद लम्हों में मेरे जहन में दो सूरतें नमूदार हुई। इन वाक़यात के पीछे नजर पहला इम्कान यह हो सकता था कि स्पेशल टास्क फोर्स की मकामी तंजीम का कोई आदमी रास अलमेडा के हमदर्दों के साथ मिल गया हो और उसने फोर्स का कोई ऑपरेटर उनके हवाले कर दिया हो, जिस पर रास अलमेडा अव्वल था आखिर सारी गुफ्तगू सुनता रहा हो। और दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि रास अलमेडा के मस्कन पर वाकई कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर मौजूद रहा हो। उसने हम लोगों के मुश्तरका हमले का आगाज होते ही अपने इस हिसास आले के जरिए सुराग लगाया हो कि उसके दुश्मन किस रेडियो फ्रिक्वेंसी पर हदायत और मालूमात का तबादला कर रहे हैं, और फिर उसने उसी फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले किसी हल्के फुल्के ऑपरेटर्स के जरिए हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने का फैसला कर लिया हो। दूसरा इम्कान STF में किसी गद्दार की मौजूदगी की वाज़ेह नफी करता था। पानी का गिलास खाली करने के बाद अव्वल खान ने अपनी बात का सिलसिला जोड़ते हुए कहा, एक बात तय हो चुकी है कि अभी तक कोई इतना हल्का फुल्का रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर ईजाद नहीं हुआ है जिसे कोई शख्स एक दस्ती आले के तौर पर अपने साथ लेकर घूमता फिरे। अगर रास अलमेडा अपने स्कैनर पर बात कर रहा होता तो छत से हेलीकॉप्टर में मुंतकिली के वक्त उसकी बातों में कुछ न कुछ तातुल जरूर आना चाहिए था। वीरा उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुसरिबाना लहजे में बोल पड़ी। इसका मतलब है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स का कोई ऑपरेटर हासिल कर चुका है? नहीं, मैंने इस बारे में अपना पूरा इत्मीनान कर लिया। उसने कहा, फोर्स के लिए SR-734 किस्म के कुल 40 ऑपरेटर्स दरामद किए गए थे और अब से 1 घंटे पहले तक ये पूरी तादाद
STF के मुख्तलिफ यूनिटों की तहवील में मौजूद थी। इनमें से 9 ऑपरेटर स्टेशन 4 के पास थे और यह तादाद इस वक्त भी पूरी है। मुझे खुशी है कि मेरे किसी आदमी की गद्दारी का शुबा अब बेबुनियाद साबित हो चुका है। फिर तुम्हारे मवासलाती निजाम में रास अलमेडा कैसे मुदाखलत कर रहा था? सुल्तान शाह ने पूछा। इसने अपने स्कैनर पर हमारी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का सुराग लगाया और फिर इसी रेंज के किसी ऑपरेटर्स पर हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत शुरू कर दी। ये इस पूरी पहेली का आसान तरीन हल है, उसने कहा। वीरा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार होगी। उसने कहा, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो SR-734 अमेरिका ही के बने हुए हैं। बदकिस्मती से वो मेरा वतन है और मैं अपने मकार हम वतनों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो तरक्की पजीर मुल्कों को मदद दे रहे हो या उनसे तिजारत कर रहे हो, हर वक्त इनके हलकूम पर अपनी उंगली रखे रहते हैं। इन्होंने किसी फौजी या नीम फौजी मुआहदे के तहत 40 SR-734 तुमको भेजे होंगे तो 2 अपने कमर्शियल या फौजी अताशी को भी भेजे होंगे ताकि वो खुफिया तौर पर इन आलात के इस्तेमाल की निगरानी करते रहें और अब वही खुफिया ऑपरेटर्स रास अलमेडा की मदद कर रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो। अव्वल खान ने एतराफ़ किया। हमने एक मुद्दत तक इन फरेब खाए हैं लेकिन अब हम भी होशियार हो गए हैं। वो इन आलात को जिस फ्रिक्वेंसी पर सेट करके भेजते हैं हम इस्तेमाल से पहले उसे बदल देते हैं। ये सिर्फ STF का मामला नहीं है, पूरे दिफाई निज़ाम में यह हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, वरना किसी भी शोबे में हमारी राजदारी बरकरार नहीं रह सकती। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिम्मेदार अहलकार हमारी कौमी तरजीहात पर हर वक्त निगाह रखते हैं। सुल्तान शाह वीरा के चेहरे पर नजरें जमा के कदरे इस्तज़ाइया लहजा में बोला, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम अमेरिका और उसके साजिश फितनों के बारे में इतने वसूख से दावे कैसे करती हो। बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है जैसे अमेरिका के मुक़्तदिर हुकाम तुमसे मशवरा करके अपनी सारी हिकमत अमलियाँ मुरत्तब करते हैं। तुम मेरी बातों पर बिला वजह सुलग रहे हो। वीरा ने नरमी से कहा, मौजूदा हालात को तो छोड़ ही दो। मैंने जिमी लॉयड की जिंदगी में भी कभी यह दावा नहीं किया कि मैं अमेरिकन पॉलिसियों में कोई अमल दखल रखती हूँ। सारी बात इस फौजी और सियासी जिन की नफ्सियात को समझने की है। मैं अपने हम वतनों की जहनीत को अच्छी तरह समझती हूँ और इसीलिए इनके बारे में खुली खुली बातें कह डालती हूँ जो सच नहीं तो सच से बहुत करीब होती हैं। चाहे तुम्हें यह जानकर हैरत हो कि पिछले चंद बरसों में अमेरिका में आलमी हुक्मरानी का एक नया तस्वुर अंगड़ाइयां लेने लगा है। अब वाशिंगटन में बैठा हुआ हर ताकतवर सरकारी एहलकार ये समझने लगा है कि वो अमेरिकन टैक्स दहिंदगान का खादिम होने के साथ साथ पूरी दुनिया का मखदूम है और आलमी नक्शे पर मौजूद किसी भी मुल्क को अपने इशारों पर नचाने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। वो बराबरी के बजाय दूसरों से अपनी बर्तरी के पेशे नजर मामलात तय करते हैं। तुम बिला वजह सियासत में टांग अड़ा रही हो। मैंने खुशगवार लहजे में वीरा को टोका। इस वक्त हमारा मसला रास अलमेडा है, हमें अपनी सारी तवज्जो उस पर मरकूज रखनी चाहिए। रास अलमेडा आसमान से नहीं टपका, वो इन हालात की पैदावार है जिन पर मैं रोशनी डाल रही थी। ठीक कह रही हो। सुल्तान शाह ने सारी हिलाकर तफहीमी लहजे में तबसरा किया। अगर तुम इस पर रोशनी ना डालते तो गहरे अंधेरे की वजह से हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सकता था। अव्वल खान रास अलमेडा की बजाय माइकल जैक्सन के पीछे हो लेता और रास अलमेडा अंधेरे में छुपा रह जाता। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी जुबानें बंद रखो। मैंने सख्ती से उन्हें डांटा। खामोश नहीं बैठ सकते तो यहाँ से चले जाओ। मैं अव्वल खान से कुछ अहम बातें मालूम करना चाहता हूँ। मेरी बरहमी पर गजाला बेख्तियार मुस्कुराने लगी। वीरा ने मुझे कीना तो नजरों से घूरा लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोली। रात जिस इमारत में रास अलमेडा से हमारा तसादुम हुआ वो फ्रीडम लॉज कहलाती है और पिछले 3 बरस से जेमी मार्टन नामी एक अमेरिकन के तसर्रुफ में है। उसने वो इमारत किराए पर ली हुई थी और हर साल मालिक मकान से मुआहदे की बाकायदा तजदीद करता रहा है। अव्वल खान ने कदरे तवक्कुफ के बाद बताया, एक गैर मुल्की को शहर में इतनी बड़ी इमारत की क्या जरूरत थी। उसने किराएदारी के मुआहदे में इस इमारत का कोई ना कोई मसरफ तो जाहिर ही किया होगा। मैंने कहा। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर वजाहत करते हुए बताया, वो मकामियों के ताउन से कोई रफाई इदारा कायम करना चाहता था। इमारत को रहाइश के साथ इस रफाई इदारे के दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाना था। मुजरमाना मकासद की आड़ के लिए इससे बेहतर उज़र हो ही नहीं सकता था। गजाला ने तबसरा किया, रफाई इदारे की आड़ में वहां हर तबके के लोगों की आमदोरफ्त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा होगा। बज़ाहिर रेमी मार्टन वहां किराएदार था लेकिन इसने खतीर रकम खर्च करके इस मकान में बहुत सी तब्दीलियां कराई थी। इन्हीं में दीवारों का ऊंचा किया जाना और खुदकार शटर्स की तनसीब भी शामिल थी। लेकिन वह है कहाँ? मैंने अव्वल खान से पूछा। वह हाथ आ जाए तो हमें अपने बहुत से सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। हैरत की बात है कि वो 3 साल से यहाँ मौजूद था और उसकी सरगर्मियां भी जारी रही होंगी, मगर वह हम सब की निगाहों से इस तरह ओझल था कि किसी को इसके वजूद की भनक तक नहीं मिल सकी। फ्रीडम लॉज में मरने वालों में रेमी मार्टन भी शामिल था। अव्वल खान ने इंकशाफ किया, 18 कैदियों और 4 लाशों के अलावा तुम 2 जख्मियों के बारे में भी सुन चुके थे। एक जली हुई लाश भी वहां पाई गई थी। मकान की छत पर 2 सफेद फार्मों और एक मकामी की लाश पड़ी हुई थी। इन तीनों की पेशानियों को गोली का निशाना बनाया गया था। ये तीनों शायद रास अलमेडा के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए उसने फरार होते हुए इन तीनों को खुद ही खत्म कर दिया। इनमें से एक गोरे को रेमी मार्टन की हैसियत से शिनाख्त किया गया है। इसका मतलब है कि रेमी मार्टन ही ब्लैक हाक रहा होगा। वीरा ने तबसरा किया, रेमी मार्टन व्हाइट हाक भी हो सकता है। ब्लैक हाक बराह रास्त
रास अल्मेडा को जवाब देता। वो सखी मुराद वाले बंगले में रह रहा था और मैंने उसे वहीं घेरा था। मेरा अंदाजा है कि रेमी मार्टिन शुरू ही से फ्रीडम लॉज संभाल रहा था। हो सकता है कि मेरे हाथों मरने वाला ग्रे हाक भी उसी के साथ रहता हो। मैंने कहा, किसी के कहीं भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल खान ने कहा, हो सकता है कि ब्लैक हाक सिर्फ K9 मिशन की तकमील के लिए सखी मुराद की कोठी में मुंतकिल हुआ हो। अहम बात यह है कि रास अल्मेडा को खुद ही अपने 2 काबिल एतमाद साथियों को खत्म करना पड़ा और अब वो अमलन तनहा होकर रह गया। तनहा नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया। तुम भूल रहे हो कि उसे अमेरिकन कौंसल खाने की पुष्ट पनाही भी हासिल है। उनकी मदद लेने के लिए उसे राडनी आर्क बनना होगा। सुल्तान शाह बोला, हमने रास अल्मेडा की सरकोबी के लिए पूरा मंसूबा बना लिया था। अव्वल खान ने अचानक झुरझुरी लेकर कहा, लेकिन कल रात मुझे ख्याल आया कि इसकी पनाहगाह कुछ सफारती इमारत साबित हुई तो एक कोहराम बर्पा हो जाएगा। खुदा का शुक्र है कि फ्रीडम लॉज का कौंसल खाने वालों से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। रास अल्मेडा फ्रीडम लॉज में 8 लाशें और 20 कैदी छोड़कर अपने जख्मों को चाटता हुआ फरार हुआ था। वो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा वाकया था और मेजर गौस की मुदाखलत के बगैर इस प्रेस में आने से नहीं रोका जा सकता था। अव्वल खान ने बताया कि फ्रीडम लॉज में मुतअद्दिद कंप्यूटरों के साथ साथ बहुत सा जदीद मवासलाती साजो सामान भी मौजूद था, जिसका बेशतर हिस्सा रास अल्मेडा की लगाई हुई आग का ईंधन बन गया। लेकिन वो कमरा महफूज रहा जहां से हथियारों वगैरह की एक बड़ी खेप बरामद हुई।